दोस्तों नमस्कार। आज धरने का 51वां दिन है और हम जब धरने बैठे तो हमें लग रहा था कि हम ही एचपीएससी के सताए हुए हैं, लेकिन हरियाणा के जिस इलाके से जिस भर्ती को छेड़ते हैं हर भर्ती में एचपीएससी के सताए हुए मिल जाते हैं। आज बहुत सारे साथी आप सामने देख रहे होंगे बैठे, तो हमारे साथ मैम है। मैम का क्या इशू है, क्या मुद्दा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैम पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आपने कैसे पढ़ाई की, आप कहाँ से हो? नमस्कार सर, मेरा नाम बबली है और मैं हरियाणा के तरावड़ी गांव से बिलोंग करती हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट से। और मेरे जो फादर है मदर थे, बहुत ही ज़्यादा मैं गरीब घर से परिवार से संबंधित थी। मेरे पिताजी किसी के घर में किसी के खेत में मुंजारे का काम करते थे, बहुत ही ज़्यादा। मेरी माँ को कोड लगा हुआ था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और हम 6 बहनें और 1 भाई था। सर स्टार्टिंग से ही हमारे मन में एक बात डाल जाती थी कि तुम 6 लड़कियां हो और तुम्हारा खाने को मिल रहा ना, यही बड़ी बात है। पढ़ाने के लिए हमारे पास कभी कुछ नहीं है। हमारे माँ बाप ने जो हमारा स्कूल में एडमिशन भी कराया 5 साल तक, जो हम स्कूल में गए सरकारी में, वो इसलिए गए ताकि 6 बहनें थी, पीछे कोई रखने वाला था नहीं। मेरी माँ खेतों में दिहाड़ी करने जाती थी ताकि ये स्कूल में चली जाए, इसलिए सिर्फ एडमिशन होता था मेरा। पर हम 6 बहनों में से सब कोई नहीं पढ़ा, कोई 5वीं पास है, कोई 4थी पास है। मैं एक ऐसी थी जिसने बीए करी, एमए करी, एमबीए करी, पीजीडीसीए करी, योगा डिप्लोमा किया, बीएड किया, सीटेट किया, एसटेट किया, नेट किया, सभी क्वालिफाइड किए। और आप सर, मेरी जो दुख है ना, आप कभी नहीं समझ पाओगे कि ये पढ़ाई मैंने कैसे करी। जिसके घर में खाने के लाले हैं, बुक की नहीं है। पेरेंट्स भी मेरे विरोधी थे। मेरी बुक अगर सामने आ जाती थी तो मेरी मम्मी उठा के चूल्हे में फूंक देती थी। उन्हें यह था कि अगर ये खेतों में जाएगी, दिहाड़ी करेगी, 2 पैसा कमाएगी तो घर का काम चलेगा। उन्हें मेरी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे थे, खाएंगे या पढ़ेंगे। मैंने खुद गांगर पधाना, पता नहीं कहाँ कहाँ खेतों में जाके दिहाड़ियाँ करके भिंडी तोड़ी, टमाटर तोड़े, जीरी लगाई, पता नहीं मैंने क्या क्या काम किया। मैंने अपनी फीस खुद भरी है। आप तरावड़ी की जाके किसी एक छोटे से बच्चे से पूछोगे ना, उसे भी मेरी कहानी का पता है, किस लड़की ने अपनी फीस खुद भरी है। और मैंने अपनी फीस 8वीं क्लास के बाद मैंने स्कूल के ऊपर कभी कदम नहीं रखा। आप मेरी डिग्री उठा के देखो, जो मेरे को आपको मेरी एक डिग्री भी किसी रेगुलर डिग्री से मिल जाए, शादी के बाद बेसिस से मेरे को मेरी डिग्री रेगुलर मिल जाएगी, पर मेरी कोई डिग्री रेगुलर नहीं है। मैं हरियाणा की बेटी, मेरी पहचान हरियाणा की। मेरे को आज प्रूफ दिखाने पड़ेंगे हर चीज के लिए। 8वीं क्लास से लेकर अब तक के मेरे सारे बीसी सर्टिफिकेट पड़े। एचपीएससी की एक भर्ती में मेरे को कामयाबी मिली, उसमें मेरे को बाहर निकाल दिया गया। क्या क्या सर मेरा आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया था मैम? सर मैंने पीजीटी इकोनॉमिक्स एचपीएससी की भर्ती के लिए अप्लाई किया था। ओके। और उसके लिए मैंने 3 बार अप्लाई किया। पहले अप्लाई किया ना, फिर भर्ती कैंसिल करी 2022 में, फिर मैंने अप्लाई किया, फिर उन्होंने भर्ती कैंसिल की। तीसरी बार इन्होंने फॉर्म निकाल दिए, पर मेरे पास सर 250 रुपये फीस नहीं थी। मेरा फॉर्म भरा रह गया क्योंकि मेरे पास फीस नहीं थी सर 24 में फिर वैकेंसी आई। मैंने कहा चलो जब फीस नहीं थी अब मैं भरती हूँ। मैंने फिर दोबारा फॉर्म भरा और मैं भगवान जैसे इसमें कामयाबी होगी। सर मेरा रिजेक्शन कर दिया गया क्योंकि जो मेरा सर्टिफिकेट था वो 2 सितंबर का है और जो लास्ट डेट थी वो 14 अगस्त थी एचपीएससी की तरफ से। और सर मेरी मदर की डेथ हुई थी 2022 में, और उसके बाद से मेरे फादर की फैमिली आईडी कट चुकी थी, क्योंकि हरियाणा में फैमिली आईडी का ड्रामा बहुत बड़ा कर रखा सरकार ने। हर चीज को फैमिली आईडी से कंसीडर करते हैं। मेरी मदर की डेथ हुई, उसके बाद इंडिविजुअल फैमिली आईडी कट गई फादर की, और मेरे सर्टिफिकेट की जब बात आई तो फैमिली आईडी चाहिए थी। मैंने जब तक घूमी फिरी, फैमिली आईडी बनी, ओटीपी नहीं आई, बड़ी दिक्कत आई, और उसकी वजह से मेरा डिले हो गया सर्टिफिकेट में। यहाँ पे दोस्तों मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, जो मैम 2 सितंबर वाला पॉइंट बता रहे हैं। 23 जुलाई 2024 को एडवर्टीजमेंट आई, 14 अगस्त 2024 लास्ट डेट थी, और क्राइटेरिया सर्टिफिकेट मांगा गया था फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। यही मैम? हाँ जी। मतलब कि मैं सर्टिफिकेट चाहे 1 अप्रैल 2024 को बनवाऊं, चाहे मैं सर्टिफिकेट 30 मार्च 2025 को बनाऊं, या उसके बीच में कहीं बनवाऊं, वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 माना जाएगा। लेकिन एचपीएससी ने एक ऐसी वाहियात कंडीशन लगा रखी है कि आपका सर्टिफिकेट 23 जुलाई और 14 अगस्त के बीच का होना चाहिए, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। ना जुलाई से पहले और ना बाद में। तो उसके बीच में जिसका सर्टिफिकेट नहीं था कैटेगरी का, मतलब कि कोई इनसे पूछने वाला हो, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं ये कि भाई उस 20 दिन से पहले भी वो भी
ओबीसी है, उस 20 दिन के बाद भी ओबीसी है, उस 20 दिन के बीच में ऐसी क्या बिजली गिर गई कि बबली कश्यप मैम ओबीसी नहीं रही। इतनी सी बात ये अभ्यर्थी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई 50 बार मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके होंगे मैम। हाँ जी सर। कम से कम 20 बार राजेश खुल्लर जी से मिल चुके, रणबीर गंगवा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, कृष्ण बेदी जी, जितने भी आप जो अपने आप को सो कॉल्ड दलित और पिछड़ों के नेता कहते हैं, उन सब से मिल चुके। और आप किस किस से मिले मैम, क्या क्या बात हुई आपकी, वो थोड़ा सा बता सकते हो? सर मैं HPSC ऑफिस में कम से कम 4-5 बार चक्कर काट चुकी हूँ सर। मैं महिपाल डांडा जी के पास भी जा चुकी हूँ। महिपाल डांडा जी क्या बोले मैम? सर उन्होंने ये कहा आपको तो मौका दिया था। मैं कहा सर हमें मौका नहीं मिला, असिस्टेंट प्रोफेसर को मौका मिला था, हमें नहीं मिला। तो उन्होंने ये कहा कि फिर आप एप्लीकेशन दो, जो हम करेंगे कार्रवाई। सर एप्लीकेशन सब ले रहे हैं पर कार्रवाई कोई भी नहीं कर रहा सर। अच्छा, HPSC ऑफिस में किससे मिले मैम आप? सर मैं वहाँ सेक्रेटरी से भी मिली हूँ, चेयरपर्सन से भी मिली हूँ, मैं वहाँ सबसे मिल चुकी हूँ। वो ये कहते हैं एप्लीकेशन दे जाओ मैडम, देखिए मैडम सोचेंगे। किस सेक्रेटरी से किससे मिले मैम आप? सर आहूजा नाम था, मुझे कंफर्म। मुकेश सर। हाँ जी। ठीक है। और किसी मंत्री से मिले हो मैम आप? सर हमारे जो अध्यक्ष हैं अशोक सर, वो मिलते हैं उनसे। जी जी। पर सर ये देखो कि इतना संघर्ष करने के बाद भी आज 2 साल हो गए हमें कोर्ट में, कोई भी ज्वाइनिंग की तरफ हमारा आसार नहीं है। हाँ, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, ये मामला सिर्फ पीजीटी का नहीं है, ये मामला जुडिशरी, AMO और पीजीटी, हाँ जी, 3 अलग अलग भर्तियों का है। और 5 बच्चे जो जज लगे थे, जिन्होंने सारी कंडीशंस पूरी की, लेकिन इस सर्टिफिकेट वाले मसले की वजह से वो जज नहीं लगे, उनको बाहर निकाल दिया गया। AMO के आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स के 84 कैंडिडेट्स बाहर बैठे हैं आज, और वो कोर्ट से केस भी जीत गए। मतलब कमाल की बात यह है कि वो बच्चे कोर्ट से केस जीत गए, सिंगल बेंच ने उन बच्चों को जितवा दिया, और ये कहा गया कि भाई ये बच्चे वैलिड हैं, इनको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन सरकार और HPSC उन बच्चों के खिलाफ डबल बेंच में चली गई। अब मैक्सिमम बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस हिसाब से एक बार फीस अफोर्ड कर सकते थे वकील की, इन्होंने केस किया। डबल बेंच में जब दोबारा सरकार गई तो उस हिसाब से अफोर्ड नहीं कर पाए, और कोर्ट में इनको सरकार ने हरा दिया। मतलब कि हमारी सरकार हमारे खिलाफ ही कोर्ट में जाती है, और हमारी वैलिड पॉइंट पे भी हमें कोर्ट में भी हरा देती है। तो जो हमें लगता है कि कोर्ट हमारे लिए बैठी है, कोर्ट न्याय करने के लिए बैठी है, उस जब आप एस्पिरेंट से मिलोगे जो न्याय की उम्मीद में कोर्ट में गए और उनके साथ क्या हुआ, तो उसके बाद आपको मैम क्या लगा, क्या फील हो रहा है अब आपको? सर ये फील हो रहा ना तो कोर्ट हमारी सुन रही, ऐसा लगा कि न्याय व्यवस्था हरियाणा में है ही नहीं। हमारा विश्वास उठ गया न्याय व्यवस्था से। और सर इतनी, जब हमारे पास फॉर्म भरने के लिए फीस नहीं है, हम वकीलों के फीस कहाँ से लेके आए? सर मैंने तो गुनाह कर दिया। हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर नारे लगवा रहे हैं, बेटी फिर धक्के खाती सड़कों पे, ये न्याय है हरियाणा का? क्या एक BC के लिए जिनकी राशन कार्ड में फैमिली ID में इनकम 80,000 है, वो 8 लाख रुपए इनकम का सर्टिफिकेट लाके देगी इसको? जब हर चीज फैमिली ID से कंसीडर हो रही है, तो हमारा सर्टिफिकेट, हमारी कास्ट क्यों नहीं वेरीफाई होती सर? इसमें जो मैम कह रही है दोस्तों, एक और पॉइंट है, क्रिड जो फैमिली ID का पूरा डाटा मेंटेन करती है संस्था, उसका एक नोटिफिकेशन है जो बकायदा HPSC सेक्रेटरी को भी गया हुआ है, HSSC सेक्रेटरी को भी गया हुआ है, और उसमें उसका पॉइंट नंबर 4 है, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिस कैंडिडेट की कास्ट कैटेगरी फैमिली ID में वेरीफाइड है, उसको आप कैटेगरी सर्टिफिकेट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो मैम की फैमिली ID में इनकी कैटेगरी वेरीफाइड है, उसके बावजूद इनको निकाल दिया गया। जब किसी का राशन कार्ड काटना हो तो फैमिली ID की वेरीफाइड इनकम से देखते हैं और काट देते हैं, या जहां से लगता है कि आपको इनका कोई बेनिफिट डिडक्ट करना है तो आप फैमिली ID के बेस पे उसको डिडक्ट कर देते हो, लेकिन जब फायदा होना होता है तो फैमिली ID के आधार पे आप वो फायदा नहीं देते। तो ये चल क्या रहा है? दूसरा मैम, अपने जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो भी कहते हैं कि मैं OBC हूँ, और पहली बार हरियाणा को OBC मुख्यमंत्री मिले, शायद दूसरी बार उससे पहले यादव साहब भी रहे। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? सर मैं तो ये कहूंगी, जब हरियाणा के हैं और BC है हमारे CM, और एक BC जो हरियाणा के दर्द धक्के खा रहे हैं, उनकी नहीं सुनी तो क्या है, क्या व्यवस्था है उनकी? एक छोटा सा पॉइंट जो एक किसी 8वीं क्लास के बच्चे को समझ आता है, क्या वो CM को समझ नहीं आता? क्या वो किसी जज को समझ नहीं आता?
जो छोटा सा पॉइंट है कि जब पीपीआईडी सरकार की है, हर व्यवस्था सरकार की है, हम अपने घर से पीपीआईडी बना के नहीं बैठे, डाटा हमने खुद नहीं डाला, सरकार डाल रही है। जब सरकार पीपीआईडी से हमें वेरीफाई नहीं कर पा रही तो क्या व्यवस्था है सर? हमारा तो विश्वास उठ चुका है न्याय व्यवस्था से भी और अपनी सरकार से भी। मैम आपको क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सर कहने को तो पिछड़ों का सीएम है, पर मुझे लगता है कि आज तक हरियाणा में पिछड़ों के साथ इतना बड़ा अन्याय तो कभी नहीं हुआ। ना तो सरकार हमारी है, ना न्यायपालिका हमारी है। हमें तो किसी भी दरवाजे से न्याय मिला ही नहीं, उम्मीद ही खत्म हो गई है। आज तक जितनी भी मेहनत की ना, ये लग रहा है कि भाई वो तो सारा ही पानी फिर गया। ठीक है, इससे अच्छा तो भाई 10th करते अपने और 2 वैसे रखते और काम करते, उनकी स्थिति ठीक है। तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठे नारे क्यों लगवा रहे हैं? जब वास्तविकता ये है ही नहीं तो क्यों है ऐसा? कह दो ना फिर कि भाई भटको ऐसे ही। और ये किसी को तो कह रहे कि 35% के नाम से प्रोफेसर वाले जो है उनको तो इस बेस पे निकाल दिया कि 35% नंबर नहीं है। पर उनको देखो ना जो 80% लिए बैठे हैं, और 80% नंबर होने के बाद भी आप उनको कह रहे हो कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो 14 से पहले का नहीं है। अरे 2 दिन बाद में सर्टिफिकेट बन गया तो क्या हमारी कैटेगरी चेंज हो गई? ये क्या चल रहा है? फैमिली आईडी के नाम पे तुमने हमारी जो प्राइवेसी है वो सारी लीक कर रखी है, और फिर उसको तुम मान्य भी नहीं कर रहे हो। मतलब जब तुम्हारा मन करे तुम राशन कार्ड जिसके पीले हैं उसके काट देते हो, उसको देख के अपने आप वेरीफाई कर देते हो इनकम। लेकिन जब उस बंदे को जॉब मिल रही है उस टाइम पे एचपीएससी अपने हाथ खींचती है। तो सर ये क्या है? सरकार कर रही है या न्यायपालिका कर रही है या एचपीएससी की ही तानाशाही है? कोई ये क्लियर तो करे, ये बताए। और ये रिजर्वेशन किस तरह का रिजर्वेशन है ये कि बंदा जब कैटेगरी रख रखी है और कंडीशन भी 52% की, प्रीलिम्स हमने किया, इंटरव्यू हमने किया और उसके बाद भी हमें रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये न्याय बताए तो सही, ये क्या चल रहा है? यही डेमोक्रेसी होती है क्या? और इसी में यही इक्वालिटी होती है, यही लिबर्टी होती है? ये दिए कैंडिडेट को इन्होंने, और आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? क्या दे सकते हैं ये बच्चे जो पढ़े या धक्के खाएं? दुनिया जब इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी ना सर, हम जाके हाई कोर्ट में अपने इंटरव्यू के लिए जज के चक्कर काट रहे थे। हमें पता है 3 दिन तक 4 दिन तक हमने पिटीशन लगाई है और फिर भी जाके इंटरव्यू दिया है और नंबर भी लिए हैं उसके अंदर, और फिर भी हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या है ये? हम तो इस सिस्टम से परेशान हैं। तो ये तानाशाही कब तक चलेगी? जागरूकता तो आनी चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए सर, तभी जाके बात बढ़ेगी। तो दोस्तों, और इसमें एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स को बाहर नहीं निकाला गया, इसमें ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी बाहर निकाला गया है। और वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो हरियाणा से ही दिया गया था, पानीपत में ही प्रोग्राम हुआ था, और ये हरियाणा की ही बेटियां हैं। तो ये बेटियां बच भी गई हैं और मेहनत मजदूरी करके पढ़ भी गई हैं। तो बेटियां बचने के बाद, पढ़ने के बाद, पेपर क्लियर करने के बाद अब धरने पे अपने हक के लिए बैठी हुई हैं। और ना तो हमारी जो प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा हैं वो इनकी सुध ले रही कि भाई हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और जितने सो कॉल्ड ओबीसी नेता बने घूमते हैं, चाहे रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, चाहे रणबीर गंगवा जी हैं, चाहे जो इंद्री से विधायक है मैम राम कुमार कश्यप जी हैं, किसी को नहीं दिख रहा। और वोट के टाइम पे सब नेता बन जाते हैं अपनी अपनी जातियों के। वोट मांगना बड़ा आसान है, लेकिन किसी के हक के लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। और हम असिस्टेंट प्रोफेसर के कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, हम पिछले 50 दिन से धरने बैठे हुए हैं। बहुत सारे साथी जो एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स हैं, तो दोस्तों जिनको ये लगता होगा, आपको ये लगता होगा कि हमारे साथ कितना ज्यादा गलत हुआ, मैं भी खुद विक्टिम हूं। लेकिन सच में जब मैंने कल इन साथियों का दर्द सुना तो एक बार को झटका लगा कि हमें तो अपना पॉइंट करने में भी बहुत टाइम लगता है, किसी को समझाने में कि 35% एक वेपन की तरह यूज किया गया है, हमारे साथ कैसे अन्याय हुआ है।
इनके साथ तो सरेआम दिख रहा है, कोई भी एक बार बात सुनेगा समझ में आ जाएगी कैसे अन्याय हुआ है। उसके बावजूद हरियाणा के लोगों को यह तक नहीं पता कि इतने ज्यादा कैंडिडेट्स को ऐसे बाहर भी निकाला गया है। और दूसरा साथियों, जो आप कह रहे हैं ना कि सीट खाली छोड़ी जा रही है, तो ये बहुत प्राइम एग्जांपल है कि कैसे अलग अलग बहाने बना के सीट खाली छोड़ी जा रही है। हमें बाहर हमारी सीट खाली छोड़ी गई 35% का बहाना बना के, इन साथियों की सीट खाली छोड़ी गई कैटेगरी के टेक्निकल पॉइंट्स बना के। मतलब कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहाना क्या है कि सीट, कोई भी बहाना बनाएंगे सीट खाली छोड़नी है। वो आपने भेड़िया और मेमने वाली कहानी सुनी होगी भाई, अल्टीमेटली उसने मेमने को खाई जाना है। तो कुल मिला के सरकार ने सीट खाली छोड़नी है। अब ये हमें तय करना है कि सरकार की इस मनमानी को हम घर पे बैठ के सहन करते रहें या संघर्ष करें। और उम्मीद है कि आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, आप संघर्ष की इंपॉर्टेंस को समझोगे और संघर्ष में शामिल होगे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर किसी को ये डेटा चाहिए पूरा, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देंगे आपके पास।